जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले कल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उस नाते अमृत काल का ये पहला बजट पेश किया गया 2023-24 का। निश्चित रूप से ये बजट आम जन का बजट है, गरीब के कल्याण के लिए, किसान के कल्याण के लिए और मध्यम वर्ग के विकास के लिए ये बजट है, जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए भी इसमें बजट में सारा समावेश किया गया है और आने वाले कल में भारत विकसित राष्ट्र बने, इस दिशा के अंदर मुख्य रूप से जिस तरह से जो एजेंडे तय किए गए हैं उसके अंदर नागरिकों के लिए अवसर उपलब्ध करवाना है और इसके साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए और उसके लिए सप्तऋषि को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें समावेशी विकास करना और लास्ट माइल डिलीवरी करना और इसी के तहत बुनियादी ढांचा और समता को उजागर करना, हरित विकास, युवाओं का विकास और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना। तो ये सप्तऋषि आने वाले समय के अंदर देश के आगे बढ़ाने वाले निर्णय होंगे और इसी को प्राथमिकता में रखकर बजट को प्रस्तुत किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बजट जो यूपीए की सरकार के अंदर देश का टोटल बजट जो होता था वो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था और अब उसका आकार बढ़ाकर और 45 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि इतना जो देश का बजट बढ़ा है तो ये देश के लिए निश्चित रूप से, चाहे वो अवरचना की दृष्टि से हो, किसानों के लिए हो या आम जन के उत्थान का ये बजट निश्चित रूप से होगा और जिसमें 7% विकास दर, पहली बार देख लीजिए आपकी 7% तक विकास दर का हो जाना। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि रक्षा के क्षेत्र के अंदर कभी हम इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। हमारे रक्षा के ऐसे उपकरण हैं जिनको और विश्व भी भारत की ओर इस क्षेत्र में देखने लगा है और रक्षा का बजट जो कुल बजट है उसमें से 13% रक्षा के ऊपर बजट का खर्च होगा और रक्षा के अंदर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। तो देश को ताकतवर बनाना है तो निश्चित रूप से रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, तो इस दिशा में काम किया जा रहा है। और कि रेलवे का बजट है वह भी लगभग 9 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2,40,000 करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें, आज हर जगह जहां पहले ट्रेनें लेट आती थी, आज ट्रेनें भी समय पे आने लगी है और रेलवे के अंदर जैसा कि वंदे भारत रेल को प्रारंभ करना, हाई स्पीड की ट्रेनें चलाना और उसके साथ ही रेलवे स्टेशन बने, इस दिशा के अंदर भी सरकार ने काम प्रारंभ किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण हो और जिसमें 1250 रेलवे स्टेशन इस देश भर में किए जाएंगे, जिसमें हमारे बाड़मेर का रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है और बालोतरा का रेलवे स्टेशन भी इस योजना में शामिल किया गया है और लगभग 150 करोड़ का जैसलमेर के अंदर भी रेलवे स्टेशन इस योजना में शामिल किया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि रेलवे का बजट भी बढ़ाया गया है और किसी समय में रेलवे के जिस तरह से बहुत कम बजट होता था, लेकिन अब रेलवे का बजट लगभग 9 गुना बढ़ाया गया है। इसी तरह से अगर कृषि की बात करते हैं तो कृषि के अंदर भी बजट को बढ़ाने का प्रावधान किया। यूपीए की सरकार जिस समय थी उस समय कृषि के अंदर लगभग 22,000 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन वही बजट अब बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया और जो लगभग 5-6 गुना वृद्धि की गई है। तो ये जो वृद्धि की गई है इसके अंदर बजट में भी प्रावधान बढ़ाने का किया गया है और रेलवे, सड़क, पुल, एयरपोर्ट निर्माण के लिए भी 10 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश किया जाएगा, जिसमें 33% की इसमें वृद्धि की गई है। और पर कैपिटा इनकम मुझे बताना है कि पर कैपिटा इनकम जो पिछले सालों में बढ़ी है वो लगभग डबल हो चुकी है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की इनकम है वो 1,97,000 हो चुकी है, जो कभी 1 लाख के आसपास थी जब यूपीए की सरकार थी। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इस दिशा के अंदर भी सरकार ने कई आगे आने वाले समय के अंदर काम किए जाएंगे। तो कृषि के अंदर हो चाहे हर क्षेत्र के अंदर देखा जाए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना है
गाँवों के अंदर चलने वाली ये योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, देश भर में जितने बनाए जा रहे हैं इस वर्ष उसमें 66% एवरेज बढ़ेगा, 66% इसमें वृद्धि की गई है और 80,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के अंदर किए जाएंगे। 157 जो मेडिकल कॉलेज है उन 157 मेडिकल कॉलेजों के अंदर भी 157 ऐसे नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे देश भर के अंदर। और साथ ही एम्स की बात करें तो एम्स मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपीए की सरकार के समय में टोटल इन्होंने 7 एम्स बनाए थे, लेकिन अभी 2000 अगर मोदी जी की सरकार बनी है 14 के बाद में, तो एम्स के अंदर आज देश भर में 33 एम्स नहीं बने। तो ये स्पष्ट दिखता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी का चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और उसी को लेकर ये नर्सिंग के क्षेत्र के अंदर भी इतने मेडिकल कॉलेज के अंदर खोलने का काम किया जाएगा। इस गोवर्धन स्कीम के अंदर भी 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें 500 ऐसे वहाँ पर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जो वेस्ट है गाय के गोबर और गोमूत्र, उससे किसानों को लिक्विड या ठोस के रूप में उसको कंपोस्ट के रूप में तैयार करके और किसानों को दी जाएगी, जिसमें जो और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी सरकार की ओर से खर्च किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, उस पर भी 10,000 करोड़ रुपए का बायो इनपुट संयंत्र भी स्थापित करने का काम किया जाएगा। और मुझे ये भी बताना है कि किसानों के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह का व्यवस्था की गई है। और पहले जो कभी सिर्फ 7-8 लाख करोड़ रुपए होते थे, लेकिन वही अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि किसान केसीसी के माध्यम से एक ऋण के रूप में वो ले सकता है। तो ये 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का काम हुआ है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और साथ ही 5G पर चलने वाले वो ऐप के लिए भी 500 लैब बनाए जाएंगे। और इसके साथ ही हर घर नल योजना के अंदर भी, क्योंकि देश में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर में नल पहुंचाने का काम किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को मीठा पानी उनके घर पर मिले, इस दृष्टि से भी हर घर नल योजना के अंदर भी 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और 70,000 करोड़ इस बजट के माध्यम से हर घर तक नल पहुंचेगा, जल भी पहुंचेगा। और इसके साथ ही 1 करोड़ ऐसे किसानों को नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ा जाएगा, जो नेचुरल फार्मिंग की ओर हम सब बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, जिससे कई तरह की बीमारियां होती है। जो व्यक्ति एक शुद्ध आहार खाना चाहता है लेकिन उसको मिलता नहीं है, जिसकी वजह से इतनी तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करेगी और 1 करोड़ से अधिक किसानों को इसके साथ जोड़ने का काम भी करेगी। और मैं कह सकता हूँ कि बाकी जो युवाओं के लिए है, तो युवाओं के प्रशिक्षण के लिए भी 300 इंक्यूबेटर सेंटर भी खोले जाएंगे पूरे देश भर के अंदर। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा 47 लाख युवा हमारे जो हैं उनको स्टार्टअप के तौर पर तैयार किया जाएगा कि स्टार्टअप के रूप में वो काम करें, क्योंकि स्टार्टअप पहले जब यूपीए की सरकार थी उस समय बहुत कम हुआ करते थे, गिनती के कोई 200 या 250 की संख्या थी, लेकिन वह संख्या अब लाखों के अंदर पहुंच गई है। और इस देश के अंदर भी कि स्टार्टअप को जिस तरह से 25 लाख का सपोर्ट देकर और उसको किया जाता है, तो इसमें आने वाले समय के अंदर हम 47 लाख स्टार्टअप को भी सपोर्ट करके और उनको देश के लिए एक नई पीढ़ी को जो भारत के उत्थान में काम करेगी तो उनको भी सपोर्ट किया जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वरिष्ठ जैसा कि इनकम टैक्स के अंदर भी बहुत अच्छा सरकार ने मध्यम वर्ग हो चाहे इनकम टैक्स पे करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है कि जहां पहले 5 लाख रुपए का किया गया था कि 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री था, लेकिन अब 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स से फ्री रखा जाएगा। और इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक हैं उनके भी मासिक आय का जो जमा करने का जो योजना थी उसके अंदर भी 4.5 लाख से 9 लाख करने का काम किया है। और साथ ही रिटायरमेंट होने के ऊपर जो राशि थी जिसमें उनको टैक्स के जो देना पड़ता था वह टैक्स भी अब 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक टैक्स फ्री रखने का काम किया गया है। और साथ ही मैं ये कह सकता हूँ कि कृषि के अंदर हो या आम जन के लिए हो, ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें लगातार यही प्रयास भारत सरकार की ओर से किया गया है कि हमारे
हर वर्ग को इसमें टच किया गया है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य यह है कि हमारे सामाजिक न्याय हो और सम्मान के अवसर पर उपलब्ध होने वाला ये बजट है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को इसमें अवसर मिलेगा और ये आने वाले समय के अंदर जो बजट है ये देश के विकास के अंदर होगा। जहाँ पहले यूपीए की सरकार थी उस समय उनका बजट भी बहुत कम होता था, उनकी सोच भी ये होती थी कि वो सिर्फ जो बजट प्रस्तुत करेंगे उसके अंदर उनका कितना शेयर होगा, उनके उसमें से वो कितना उसमें भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उसको प्राथमिकता के रखना होता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे बताते हुए ये चीज़ को प्रसन्नता है कि आज जो भी पैसा भी जाता है तो वो भी सीधा पैसा जाता है आम जन के खाते के अंदर। और जैसा कि देश भर के अंदर लगभग 48 हज़ार जनधन अकाउंट खोले गए, 48 करोड़ अकाउंट ऐसे खोले गए, 48 करोड़ देश भर में। पहले किसी समय प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं लेकिन नीचे तक 15 रुपये पहुंचते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज अगर 100 रुपये भेजते हैं तो 100 के 100 सीधे खाते में आते हैं। पूरे देश भर में अकाउंट खुलाए गए, जीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट खुलवाए गए। और पहले आपको पता है कि कोई भी अकाउंट खोलने के लिए गरीब व्यक्ति बैंक में जाता था तो उसको गारंटर की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे गरीब व्यक्ति की या मेरे देश के प्रत्येक नागरिक की गारंटी मैं लेता हूं और उस गरीब व्यक्ति का खाता खोलने के लिए अब गारंटर की आवश्यकता नहीं। जीरो बैलेंस के ऊपर खाते खुले और लगभग 48 करोड़ अकाउंट खुले। और आज उस 48 करोड़ के अकाउंट खुलने के वजह से डिजिटल भुगतान जो देश भर में हुआ है वो इस 2022 के अंदर 126 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान हुआ है इस देश के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है देश के अंदर और जिसकी वजह से डायरेक्ट किसान के या आम जन को इसका लाभ मिलने लगा है। साथ ही स्वच्छ भारत का काम किया गया और जिसके अंदर शौचालय के अंदर 12 करोड़ इस देश भर के अंदर शौचालय बनाए गए जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जैसा कि हमारी बहनें रात का इंतजार करती थी, आज उनके घर पर शौचालय मिलना प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलना प्रारंभ हुआ और इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत भी लगभग 10 करोड़ गैस के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाए गए। और सबसे बड़ा विषय है कि विश्व के दूसरे जिस तरह से देशों के अंदर हम देखते हैं कि कोरोना के संकट के अंदर लोग विश्व के अन्य देशों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई, विश्व के दूसरे देशों की स्थिति ऐसी हो गई जैसा पाकिस्तान का पड़ोस का देश है भूखमरी की स्थिति में आ गया है। और जबकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है और लगातार बढ़ते हुए आज जो 10वें स्थान पर था वो आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का वो नेतृत्व है। उन्होंने कोरोना के समय में भी देश के अंदर वो स्थिति पैदा नहीं होने दी और कोरोना के संकट के अंदर भी 220 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन कर देना, तो ये बहुत बड़ा काम है जिससे लाखों लोगों की जानें बची है। और साथ ही देश के अंदर जिस तरह से आज हमारा देश है वो 10वें स्थान से भी 5वें स्थान पर पहुंचा और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर विश्व के दूसरे या तीसरे देशों के अंदर हमारा नाम आए। और इस दिशा के अंदर ये बजट मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि मोदी जी की सरकार किसानों के साथ है। किसानों को किसान सम्मान निधि के पैसे दे रही है, लगभग 11.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर 1,25,000 करोड़ रुपए देने का काम हुआ। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को संकट के समय में किसानों के साथ खड़ी रहकर करोड़ों रुपए देने का काम किया गया लिए हो, चाहे 45 करोड़ लोगों को बीमा कवर करने का काम किया गया है। और कृषि के अंदर भी बजट बढ़ाया गया है। तो ऐसे ही देश भर के अंदर कृषि का या आम जन के लिए बजट जो समर्पित है, ये बजट देश के कल्याण के लिए बजट बना है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और ये बजट जो अमृत काल के प्रारंभ में बजट प्रस्तुत किया गया और लक्ष्य है कि 2047 के अंदर भारत जब आज़ादी के 100 साल मनाएगा तो उस समय भारत विकसित राष्ट्र होगा। जिस तरह से दूसरे देशों में कभी हम जाते थे तो देखते थे कि जितनी सड़कें बनी हुई है, आज ऐसी सड़कें देखकर कभी हमारा भी मन होता था कि हमारे यहाँ पर भी ऐसी सड़कें क्या कभी होगी। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व के अंदर आज चाहे भारत माला की सड़क हो तो भारत माला की सड़क के माध्यम से हो या एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से देश के अंदर जो कनेक्टिविटी करने का काम किया गया है, तो उसकी वजह से समय का बचत होना और इसके साथ ही उन्हीं सड़क के ऊपर जहाँ पर कभी हम लॉजिस्टिक के लिए चलने वाली सड़क है जिस पर माल का भार का वहन या व्यक्ति के आवागमन करने का काम हुआ करता था,
आज उसी सड़क के ऊपर, भारतमाला की सड़क के ऊपर हो या सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन भी उतारने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाने लगा है। और आपने देखा होगा कि भारत की पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जिस सड़क पर गाड़ी चलती है उसी गाड़ी सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन उतरता है, तब लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है, भारत का विकास हो रहा है। और चाहे आज किसानों के लिए किसान रेल प्रारंभ की गई हो, देश भर के अंदर लगभग 2500 से अधिक किसानों के लिए किसान रेल प्रारंभ की, जिससे उनके किसानों को सामान वो जो उत्पाद है उसको एक दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा हुई है। तो वैसे ही किसानों के लिए किसान उड़ान के तहत फ्लाइट के द्वारा एक्सपोर्ट करने के लिए भी सुविधाएं प्रदान की गई है। तो ये सब जब देखा जाता है कि एक समय देश के कनेक्टिविटी की तरफ से देखें चाहे तो, या रेलवे की तरफ से देखें, तो आज जिस तरह से रेलवे का काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, हर क्षेत्र में देखकर मुझे लगता है कि आने वाला सुनहरा भविष्य भारत का है। और उसी को ध्यान में रखकर ये बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बहुत ही खुशी है कि ये बजट आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और भारत के विकास के अंदर और भारत के विकसित राष्ट्र के लिए भी बजट प्रस्तुत किया है। तो मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके माध्यम से।